पाक का नया टूल, प्रॉक्सी का खेल माकूल। ईरान का लेबनान, बांग्लादेश में घुसा पाकिस्तान। नेपाल भूटान पर नजर, श्रीलंका तक चीनी असर। प्रॉक्सी का बड़ा खेल, टेरर का सुपर कॉकटेल। बॉर्डर पर स्ट्रेस, चीन पाक टारगेट। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। क्या चीन और पाकिस्तान भारत को अब चारों तरफ से घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? क्या ड्रैगन अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि भारत के पड़ोस में भी अपनी बिसात बिछा चुका है? पाकिस्तान के साथ चीन की पुरानी साझेदारी जग जाहिर है। बांग्लादेश में अरबों डॉलर का निवेश, नेपाल में बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव, म्यांमार और हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी, क्या यह महज संयोग है या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा? सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के खिलाफ एक नया सामरिक घेरा तैयार किया जा रहा है? क्या दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक चुनौती बन चुका है? और क्या भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति अब सबसे कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रही है? क्या चीन सिर्फ व्यापार कर रहा है या रणनीतिक बढ़त भी हासिल कर चुका है? क्या भारत के पड़ोसी देश अपने आप में राष्ट्रीय हित साध रहे हैं या क्षेत्रीय शक्ति संतुलन अब बदल रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे दर्शकों, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और सीधी बहस के साथ। लेकिन सबसे पहले इस गंभीर विषय पर एक्सपर्ट्स की राय जान लीजिए। देश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान कहते हैं, न दिल्ली न पिंडी, केवल ढाका। लेकिन उन्होंने मोहम्मद यूनुस की नीतियों को अभी तक बदला नहीं है जो हिंदुस्तान के खिलाफ थी। वहां पे जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप आज भी ऑपरेटिव हैं, बल्कि उनको वीजा और बहुत सारी सहूलियतें भी दी जा रही हैं। पाकिस्तान ने भी कुछ समय पहले ये कहा था कि इस बार हिंदुस्तान पर आक्रमण पश्चिम से नहीं पूरब से होगा। ऊपर से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से बांग्लादेश और हिंदुस्तान आर नॉट ऑन द सेम पेज, यानी आने वाले समय में बांग्लादेश भी कोई हरकत कर तो सकता है, लेकिन करने की ताकत उसमें नहीं है, क्योंकि विदाउट हिंदुस्तान उसका सरवाइव करना ही मुश्किल है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना भारत को भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करता है, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, सभी के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से तो पहले से ही ये भारत के विरुद्ध साजिशें रच रहा है और पाकिस्तान भी उसमें सक्रिय रूप से शामिल है। लेकिन जो अन्य भारत के छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके माध्यम से भी भारत के ऊपर चाइना भारी दबाव बनाने की कोशिश करता है। और ऐसे साजिशों को भी डील करने के लिए आज का ये जो नया भारत है, वो लगातार प्रोएक्टिव तरीके से अपनी विदेश नीति छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के संदर्भ में भी अख्तियार कर रहा है। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, देश का सवाल सुन लीजिए जिस पर चर्चा होगी अगले घंटे लगातार। क्या भारत को चारों तरफ से घेरने की चीन की स्ट्रिंग ऑफ स्टेटस रणनीति अब चल रही है? क्या वो एक्टिव हो गई है? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या अब जागने का समय आ गया है, एक्शन लेने का समय आ गया है? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्या चीन भारत के पड़ोसियों को आर्थिक मदद के बहाने अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है? अहम सवाल, इस पर चर्चा जरूर होगी। सवाल नंबर 4, क्या भारत को 2 फ्रंट नहीं बल्कि अब मल्टी फ्रंट सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? कैसे, कब, क्यों, कहां, इस पर चर्चा होगी। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। क्या पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश और नेपाल भी चीन के प्रभाव में जा रहे हैं? ये 5 सवाल बहुत गंभीर हैं दर्शकों, लेकिन अगले 1 घंटे लगातार एक बड़ा पैनल भी जुड़ने वाला है कुछ ही वक्त में, उसके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले दर्शकों, जरा ये समझने की जरूरत है क्या है चीन का स्ट्रिंग ऑफ स्टेटस। क्या भारत के लिए खतरे की घंटी है?
और बहुत अहम सवाल इसलिए भी ये हो जाता है दर्शकों, क्योंकि चाइना जिस तरह से अपनी डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन, अपने पैसे, अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है, उसके जरिए आने वाले वक्त में ये स्ट्रैटेजी बहुत एक्टिवली भारत का नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन सबसे पहले ये स्ट्रैटेजी है क्या, जिसे हम स्ट्रिंग ऑफ स्टेटस कह रहे हैं, आप बताते हैं। मतलब नंबर 1, रणनीतिक मामलों में इस्तेमाल होने वाला ये शब्द है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसके मायने मतलब नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहे हैं दर्शकों। पड़ोसियों में प्रभाव बढ़ाने की एक एग्रेसिव रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ स्टेटस कहा जाता है। मायने नंबर 3 चाइना के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं, आर्थिक सैन्य इंफ्रा के विस्तार की योजना भी इसमें समाहित होती है, इसमें शामिल होती है, इन्फ्यूज होती है। मतलब नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों कि आखिर चाइना कर क्या रहा है। स्ट्रिंग ऑफ स्टेटस का मायने मतलब समझिए, बुनियादी ढांचे के बहाने सीमा का विस्तार करना। अब ये बुनियादी ढांचा पैसे के जरिए हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, युद्ध हो सकता है, जंग भी हो सकती है। लेकिन मायने नंबर 5 मतलब नंबर 5 दर्शकों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं स्क्रीन पर आपके, किस तरह से चाइना स्ट्रिंग ऑफ स्टेटस का इस्तेमाल कर रहा है। चीन पाक, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उनके साथ डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन कर रहा है और इन सबको भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश। वैसे ही जैसे ईरान के लिए लेबनान एक प्रॉक्सी स्टेट है, वैसे ही पाकिस्तान और चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार को अपना एक प्रॉक्सी स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, भारत को अब किन देशों से खतरा है, ये स्ट्रैटेजी समझने जानने की जरूरत है और इसके लिए एक मुकम्मल मैप हम आपके लिए लेकर आए हैं। उस मैप के जरिए मैं आपको सब कुछ बताने, समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा ये मैप देखिए, भारत को अब किन देशों से खतरा है। ये संभावित खतरा है चीन, पाकिस्तान को अगर छोड़ दें। यहां से शुरू करते हैं, श्रीलंका। यहां पर भी चीन अपना पेनिट्रेशन लगातार बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां के जो पोर्ट्स है वहां पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लगातार ला रहा है। इसके अलावा दूसरा खतरा म्यांमार यानी बर्मा से है। म्यांमार में भी लगातार अब जो चाइना है वहां पर अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में भी चाइना, पाकिस्तान मिलकर वहां पर, जैसा कि एक्सपर्ट्स को आपने सुना कि वहां पर लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो बांग्लादेश में एक्टिव है। तारिक रहमान साहब की सरकार वही काम करे जो उनसे पहले की सरकारों में होता रहा है। पाकिस्तान अपना प्रभुत्व बांग्लादेश में भी लगातार बढ़ा रहा है। इसके अलावा दर्शकों, भूटान हमारा मित्र राष्ट्र है, लेकिन भूटान में भी चाइना अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो वहां डिप्लॉय कर रहा है। वहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, हथियार बेचने की बात हो रही है, क्योंकि चाइना ने जिस तरह से नेपाल में अपनी कॉलोनीज बना ली हैं बहुत जगहों पर, वो भूटान में भी पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहा है। और ये देखिए नेपाल में जब से बालन शाह की सरकार आई है वहां पर भारत विरोधी नैरेटिव्स पर जमकर बात हो रही है, उस पर चर्चा हो रही है दर्शकों। और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि नेपाल और भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ये जो 5-6 राष्ट्र हैं जो भारत को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम में पाकिस्तान है, पूर्व में भूटान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल है इस इलाके में। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब 2 या 3 फ्रंट वॉर नहीं दर्शकों, मल्टी फ्रंट वॉर की भारत को तैयारी करने की जरूरत है। ये मुकम्मल मैप इस बात की तस्दीक करता है कि भारत के लिए खतरा अब बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 7 देशों से भारत को खतरा है दर्शकों, मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन आप पूछेंगे मुझसे कि कैसे, वो भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। वो भी पूरा विश्लेषण, पूरा लिटरेचर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कैसे ये 7 मुल्क भारत के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, वो भी ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा और समझाऊंगा। जी हां, देखिए कैसे। देश नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, चीन। दीर्घकालिक रणनीति और सैन्य चुनौती भारत के लिए बन रहा है ये, और इसीलिए भारत को चाइना से ज्यादा खतरा है। मुल्क नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद और पारंपरिक सुरक्षा देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से मुल्क हैं जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं संभावित आने वाले दिनों में। देश नंबर 3 म्यांमार, यानी जिसे हम पहले बर्मा कहा करते थे। सीमा पर उग्रवाद और अस्थिरता यहां पर है, ड्रग्स बड़े पैमाने पर भारत में यहां से दाखिल होते हैं, आतंकवादी यहां से आते हैं, साथ ही साथ प्रोस्टिट्यूशन का बहुत बड़ा काम यहां पर होता है। देश नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर बांग्लादेश, ये किस तरह से हमारे लिए खतरा है, सीमित सीमा सुरक्षा और अवैध गतिविधियों से जुड़ी यहाँ चुनौतियां। तो यहाँ पर आतंकवादी संगठन भी एक्टिव हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, घुसपैठ बड़े पैमाने पर यहाँ पर हो रही है। देश नंबर 5 नेपाल, हमारा सबसे पड़ोसी मुल्क जहाँ पर हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है, लेकिन बालन शाह की सरकार आने के बाद हालात खराब हुए हैं। सीमा प्रबंधन और कुछ सुरक्षा चिंताएं नेपाल को भी लेकर है, क्योंकि चाइना नेपाल के जरिए भारत में पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहा है। देश नंबर 6 श्रीलंका आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, यहां मौजूद आतंकी संगठनों से खतरा है, जैसे एलटीटी जैसे बहुत सारे संगठन हैं जो भारत विरोधी हैं, भारत के खिलाफ हैं, वो भारत पर हमला कर सकते हैं। देश नंबर 7 भूटान, हमारा पड़ोसी मित्र राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन वहां भी चीन अपना प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा रहा है और इसलिए भारत के लिए अब भूटान भी एक चैलेंज बन सकता है। दर्शकों, आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊं,
ये जो राष्ट्र हैं, क्योंकि अभी ये हमारे मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन चाइना पाकिस्तान मिलकर इनको भी हमारे खिलाफ बनाने, जताने और समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में कौन कौन से आतंकी संगठन एक्टिव हैं, जब आप ये जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने जा रहा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। उन संगठनों के नाम लेकर आया हूं मैं। आतंकी संगठन नंबर 1, लश्कर-ए-तैयबा। वहां पर लश्कर-ए-तैयबा का लॉन्चिंग पैड है, वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है आतंकवादियों को। जी हां, ये पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन। आतंकी संगठन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर हिजबुल मुजाहिदीन भी बांग्लादेश में मौजूद है। उसकी मौजूदगी भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। इसके अलावा आतंकी संगठन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है, जमात उल मुजाहिदीन। एक और आतंकवादी संगठन है जो भारत के खिलाफ गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है और भारत के खिलाफ वो मुजाहिदीनों को तैयार कर रहा है। आतंकी संगठन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर हरकतुल जिहाद अल इस्लाम। यह आतंकवादी संगठन भी बांग्लादेश में फल फूल रहा है, सरकार की नाक के नीचे और भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आतंकी संगठन में 5 दर्शकों आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान पार्ट 2.2 बनने जा रहा है, ये मैं समझा रहा हूं आपको। जी हां, अंसार अल इस्लाम एक और आतंकवादी संगठन जो बांग्लादेश में एक्टिव है। सोचिए भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है बांग्लादेश आने वाले कुछ सालों में। आतंकी संगठन नंबर 6, हिज्ब उत तहरीर। यह आतंकवादी संगठन फिलहाल तो छोटा है, लेकिन धीरे धीरे अपनी पैठ बढ़ा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन इसकी मदद कर रहे हैं। आतंकी संगठन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, जमात उल अंसार। यह आतंकवादी संगठन बहुत कट्टर आतंकवादी संगठन है। हिंदुओं के खिलाफ सबसे अधिक घटनाएं इस आतंकवादी संगठन ने बांग्लादेश में की है। आतंकी संगठन नंबर 8 अल्लाह अर दल। ये जो आतंकवादी संगठन आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक आतंकवादी संगठन है। घुसपैठ की घटनाओं में इसका बहुत बढ़ चढ़ कर नाम आता रहा है हमारे भारतीय बॉर्डर पर। सिर्फ बांग्लादेश नहीं, नेपाल में भी आतंकवादी संगठन एक्टिव हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, उनके नाम भी आपके लिए जानना जरूरी है। नेपाल भी हमारे लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं बनने वाला आने वाले वक्त में, क्योंकि चाइना पाकिस्तान वहां भी पेनिट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, उन आतंकवादी संगठनों के आपको नाम बता देता हूं जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं। ये सुनने जानने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। जी हां, पहला आतंकवादी संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। बालन शाह की नाक के नीचे वहां पर काम चल रहा है। एक और आतंकवादी संगठन है जनतांत्रिक तेराई मुक्ति मोर्चा। ये 2 आतंकवादी संगठन नेपाल में बड़े पैमाने पर एक्टिव हैं और इन पर बहुत सारे हत्याएं, बहुत सारे अपहरण, चोरी, डकैती, बहुत सारे मामले इनके ऊपर हैं। और ये आतंकवादी संगठन भी भारत के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बन सकते हैं। चीन ने भारत के पड़ोसी देशों में प्रभाव बढ़ाया है क्या? सवाल यही है, और वो सवाल कैसे है और कैसे मैं आपको समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहा है किस तरह से चाइना अब धीरे धीरे हमारे पड़ोसी में अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है, अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। दर्शकों, स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आपके लिए लेके आ रहा हूं मैं, जिसको देखने समझने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, सच में कुछ तो हो रहा है। पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाकर चाइना वहां भी अपना पेनिट्रेशन बढ़ा रहा है और इसका सबसे बड़ा दबाव यह है कि चाइना के दबाव में पाकिस्तान हर मूव करता है और POK में हुए उपद्रव की वजह से पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि वहां से CPEC गुजरता है। श्रीलंका बंदरगाह परियोजनाओं में चाइना ने बड़े पैमाने पर वहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। हम्बनटोटा का नाम आपने सुना होगा और इसीलिए भारत के लिए श्रीलंका भी एक बहुत बड़ा बुनियादी खतरा बनने जा रहा है। तीसरा मुल्क जहां पर चाइना ने पेनिट्रेशन किया वो है बांग्लादेश। बुनियादी ढांचे और रक्षा सहयोग के लिए चाइना वहां तैयार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश को हथियार और फाइटर जेट भी देने जा रहे हैं, इसलिए भी भारत के लिए संभावित खतरा है। देश नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, म्यांमार। बंदरगाह और ऊर्जा परियोजनाओं में चाइना बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इसलिए ताकि इन देशों पर अपना प्रभुत्व, अपना कंट्रोल कर सके। 5वां देश आपकी स्क्रीन पर, नेपाल। दर्शकों, यहां पर सड़क, रेल और इंफ्रा में चाइना बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इंटेल रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि नेपाल के बहुत सारे इलाकों में चाइना ने ऑलरेडी कॉलोनीज बना ली हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। ये भी बहुत बड़े खतरे की घंटी भारत के लिहाज से है। जी हाँ, लेकिन बांग्लादेश में चीन ने कितना निवेश किया, ये भी अगर आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये स्टोरी समझ में आ जाएगी आखिरकार कि आखिर चीन चाहता क्या है। और ये 1000-2000 करोड़ का मामला नहीं। दर्शकों, आइए अब आपको डेटा रखते हैं, आपके सामने फैक्ट लेकर आया हूं। चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में जो इन्वेस्टमेंट किया 2019 और 24 के बीच में 4.38 अरब डॉलर की FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना ने बांग्लादेश में किया है। समझिए, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश जहां चाइना का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। मार्च 2025 में 2.1 अरब डॉलर के नए निवेश, कर्ज और वहां पर ग्रांट्स यानी अनुदान दिए हैं चाइना ने। इतना मेहरबान चाइना बांग्लादेश पर क्यों हो रहा है? बहुत सारे और भी गरीब मुल्क हैं। फैक्ट नंबर 3, 1 अरब डॉलर चीनी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन में निवेश किया है जिनपिंग साहब की कंपनियों ने वहां पर।
ये सब क्यों हो रहा है? और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो गरीब है दुनिया भर में, वहां इन्वेस्टमेंट चाइना क्यों नहीं करता? वहां मदद क्यों नहीं कर रहा है? फैक्ट नंबर 4, $400 मिलियन मोंगला बंदरगाह आधुनिकीकरण के मॉडर्नाइजेशन में भी चाइना ने खर्च किए हैं। यानी बांग्लादेश को पूरी तरह से खरीदने की कोशिश में चाइना है। पूरी पकड़ वहां मजबूत करेगा और उसका नुकसान भारत को होगा। फैक्ट नंबर 5, $350 मिलियन इंडस्ट्रियल जोन के विकास के लिए भी चाइना ने बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट किया है। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पैसा गया। इसके अलावा फैक्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, $150 मिलियन तकनीकी सहायता के लिए भी चाइना ने बांग्लादेश को दिए। तारिक रहमान साहब की 5 उंगली जो घी में है, लेकिन ये घी नुकसान किसको पहुंचाएगा? इस घी को खाने से भारत का पेट खराब हो जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब चाइना स्ट्रिंग ऑफ स्टेट्स पे फोकस कर रहा है और इस वजह से दिक्कतें बढ़ी। चलिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है दर्शकों। अगले घंटे लगातार विशेष चर्चा हम करेंगे। मेजर जनरल राजन कोचर साहब मेरे साथ है। जैन सर, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। श्रुति दास गुप्ता जी मेरे साथ है, विदेशी मामलों की जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हैदर खान साहब हैं, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, मेरे फाजिल दोस्त पत्रकार हैं। सुरेश गोयल साहब मेरे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट रहे हैं इंडिया टू चाइना। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब तमाम मेहमानों से मैं सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत क्रूशियल है आज का विषय जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं। चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जैसे देशों में एक बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो जिस तरह से ईरान लेबनान का एक तरह से प्रॉक्सी है, वहां पर हिजबुल्लाह हूतीस प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं ईरान के लिए, क्या चाइना भी इन देशों को भारत के खिलाफ एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है आने वाले वक्त में? और कितना बड़ा खतरा देख रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश में ऑलरेडी आतंकवादी संगठन एक्टिव हो गए हैं, उनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सर। जयंत, अमित, जैन सर, बहुत अच्छा आपने एक आई थिंक आपकी रिसर्च टीम को मैं एक शाबाशी देना चाहता हूँ, बिकॉज एक एक रियलिस्टिक जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मैं इसको बोलता हूँ, और ये रियलिस्टिक इसलिए है बिकॉज चाइना विजिबल फुटप्रिंट्स चाइना के नजर आते हैं और उसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भारत ने अपनी आंखें नहीं बंद की हुई, और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं नेबरहुड में, और जो हमारी फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी रही है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी रही है, ये 2 इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स भारत के रहे हैं। और आप इसको इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं कर सकते, दो इसके ऊपर काफी कुछ क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है। राइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 2017 में आपको डोकलाम में ले जाऊंगा, बिकॉज वो एक मैं उसको मानता हूँ एक वाटरशेड इवेंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट, जिसमें हमको ये इसको रियलाइजेशन आया। अब देखिए, आप इसको 9 साल हो गए उसको इंसिडेंट को। वो एक वेकअप कॉल था भारत के लिए कि भूटान, जहाँ पे हमारे बहुत अच्छे हमारे इसको रिलेशन, हमारे इम्ट्राड है, वहाँ पे एक इन्फेंट्री डिवीजन हमारी भूटान में रहती है हमेशा, इसको भूटान की सिक्योरिटी के लिए, और वहाँ पे डोकलाम जैसा इंसिडेंट होता है। तो एक चीज़ तो ये है, बिकॉज वो आप जानते हैं चुम्बी वैली, सिक्किम और आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपकी वनरेबिलिटी बन जाते हैं, पूरा एरिया आपको उसको 1962 में इसको हमने देखा था, चाइनीज अपना चुम्बी वैली से कैसे अंदर आ गए थे। अब इसको ये आता है कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज आपने तो बता दिया बहुत अच्छी तरीके से ये चीजें हो रही हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसको भारत का अभी जो फौज का इसका रीओरिएंटेशन हो चुका है, और हम अभी ये जो जितने भी हमारे बॉर्डर्स है नेपाल को छोड़ के, बिकॉज नेपाल आप जानते हैं कि जिस तरीके के संबंध इसको भारत के हैं और इट्स अ लैंडलॉक्ड, तो इसको नेपाल ऐसी कोई इसको हरकत इसको वहां से मुझे इसको नजर नहीं आती, और अगर इसको हरकत आएगी तो हम उसको कंटेन कर पाएंगे, वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए। इसको भूटान हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और श्रीलंका हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं बांग्लादेश, बिकॉज आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर प्रॉब्लम। और ये इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि जो आज हमारी ये फौज की रीओरिएंटेशन होगी वो बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ होगी, और हमने वहां पे 5 नए कंटोनमेंट्स बनाए। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, जिस
तरीके का वेपन सिस्टम हमने आज की डेट में डिप्लॉय किया है, इस चुनौती को मद्देनजर रखते हुए तो मैं एक आपके व्यूअर्स को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि आप जो ये हम सुन रहे हैं, जो हमारा थ्रेट परसेप्शन है, उसके लिए भारत की फौज तैयार है और अपनी इसको तैयारी हमने अपने कर रखी है। और हाँ, ये आपने सही बोला कि थ्री फ्रंट वॉर, बट एक्चुअली ये थ्री फ्रंट वॉर नहीं एक्चुअली लड़ी जाएगी थ्री फ्रंट्स पे, इन द सेंस कि इसके पीछे चाइना रहेगा, पाकिस्तान को मोहरा बनाया जाएगा, पाकिस्तान लड़ाई करेगा, उसके पीछे आपका चाइना रहेगा, और आपका नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश इस टाइप की जरूरत नहीं कर सकता है कि भारत के साथ एक जंग छिड़ेगा, बिकॉज 54 रिवर्स इसको भारत से बांग्लादेश में आपकी आती है, और वो एक लोअर रिपेरेंट स्टेट है, और काफी जो आप उसका पेट्रोलियम, इस बार आपने देखा जब गल्फ की क्राइसिस आई थी तो पेट्रोलियम बांग्लादेश को किसने दिया? भारत ने दिया। तो चाइना थोड़ी आएगा, वो तो इतनी दूर बैठा हुआ। तो इसको बांग्लादेश के तारिक रहमान भी जानते हैं कि वो एक ऐसी अपनी पोस्चरिंग एक्चुअली कर रहे हैं कि वो ये उसको दिखाना चाहते हैं कि इसको इंडिया पे हम डिपेंडेंट नहीं है, चाइना भी है हमारे साथ, उसको बाकी देश भी हमारे साथ। तो इस टाइप की जो डिपेंडेंसी वो हमको दिखाना चाहते हैं, और एम्बेसडर गोयल इसके बारे में उसको बेहतर बताएंगे, बिकॉज he can analyze these things far better from diplomatic point of view. तो मैं बस अपना कंक्लूड ऐसा करूंगा कि इसको भारत अपनी तैयारी कर रहा है, हमारा अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी हमारी काफी कोशिशें हो रही है बांग्लादेश के साथ। और आज आपने देखा, न्यूज आई है कि इसको भारत ने वीजास जो है बांग्लादेश के जो रोके हुए थे वो उनको एक्चुअली खोल दिया। इसका मतलब कि इसको रिलेशंस आर गोइंग टू इंप्रूव, बट दे विल टेक टाइम। ऑलराइट सर, एम्बेसडर गोयल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर, इंडिया चाइना के रिलेशंस के बारे में आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता, और चाइना की विस्तारवादी नीति के बारे में हम सब वाकिफ हैं। अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं सर, आने वाले वक्त में कैसे इंडिया इसको कर्व कर सकता है, या आपको लगता है कि इंडिया के कंट्रोल में नहीं है जो चाइना कर रहा है? देखिए, मुझसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर ने काफी अच्छी तरह से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया है ये कि कोई भी मुल्क हो, और मैं यहाँ पर खाली हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा, जो भी मुल्क है दुनिया में, वो अपने आसपास का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट देख करके, सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन देख करके अपनी डिफेंस की प्रिपरेशन करता है। या अगर कोई मुल्क ऐसा है जो एक्सपेंशनिस्ट हो या जिसकी टेरिटोरियल एम्बिशंस हो, जैसे कि हमारे नेबरहुड में दो मुल्क ऐसे हैं जिनकी की टेरिटोरियल एम्बिशन है भारत के खिलाफ, तो अगर वो हैं तो वो अपनी जो प्रिपरेशंस सब वो देख करके करते हैं कि भारत की अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या हैं और उसके लिए उसको डील करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू की बात तो अभी यहाँ पर नहीं करूंगा, वो काफी अच्छी तरह पहले समझा चुके हैं। डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मैं पहले बात करता हूँ चीन की। चीन का हमने 1962 बल्कि उससे पहले से भी ये पता है हमको कि चीन का भारत के साथ पर बाउंड्री के ऊपर डिस्प्यूट है, उनका एक झगड़ा है, डिफरेंट परसेप्शंस हैं, उनका कहना कुछ और है, हमारा कुछ कहना और है। 62 की वॉर हुई, उसमें कुछ एरिया साइड चीन जैसे हमारा भारत का वो चीन ने ऑक्यूपाई कर लिया, और इसके अलावा वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो एरिया ऑक्यूपाई किया था वहाँ चीन पीछे हटा, और उसके बाद वो दोबारा भारत का हिस्सा बना। लेकिन बहरहाल पूरी बाउंड्री के ऊपर एक डिस्प्यूट है। इसके अलावा बाउंड्री डिस्प्यूट के अलावा चीन नेचुरली अगर एक रीजनल पावर है और ग्लोबल पावर G+2 का एक तरह से हिस्सा बन रहा है, तो उसकी एक ही टेंडेंसी रहेगी, बड़ी कोशिश रहेगी कि जो हमारे आसपास के मुल्कों में उसका असर हमसे ज्यादा बढ़ करके हो, ताकि किसी भी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर उसको उस मुल्क का सहयोग मिले। जैसे कि अगर बांग्लादेश को मान लेते हैं, मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में कभी ऐसा मौका आता है जहां पर कि इंडिया चाइना के बीच में ओशन मैरीटाइम एरिया में कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मेरा मतलब है कि मैरीटाइम वॉर की नौबत आती है जी। तो जब मैरीटाइम वॉर की नौबत आएगी, नेचुरली
वो बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को देखेगा कि दोनों से उसको लॉजिस्टिक्स में और एक वॉर के टाइम पर मूवमेंट में क्या उसको सहायता मिल सकती है। इसलिए वो वहां पर जो बांग्लादेश के पोर्ट्स हैं या श्रीलंका के पोर्ट्स हैं, जितना वो एक्सपेंड कर सकता है वो कोशिश करेगा। तो चीन ये कोशिश करेगा और उसमें जो हमारे बराबर के मुल्क हैं वो भी ये देखेंगे कि ज्यादा करने से उनकी सिक्योरिटी पर क्या असर पड़ रहा है। आपने श्रीलंका का जिक्र किया। श्रीलंका का पहले से है डामाडोल रहा कि कभी हाँ कभी ना, लेकिन आजकल जो उनके रिश्ते हैं उनको देखते हुए वो भारत से ज्यादा करीब हो गए हैं। लेकिन अगर भारत और चाइना में कोई डिफरेंसेस आते हैं तो जाहिर सी बात है कि श्रीलंका उन डिफरेंसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहेगा। तो हमें अपनी तैयारी अपनी तरफ से करनी पड़ेगी और ये कोचर साहब पहले समझा चुके हैं कि हमने तैयारी क्या करी है। स्ट्रेटेजिकली वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो हमको ना तो बांग्लादेश की तरफ से ना श्रीलंका की तरफ से मैरीटाइम एरिया में मुझको नहीं लगता कि हमें कोई ज्यादा डरने की जरूरत है। तैयार रहना होगा, ये बात अलग। पाकिस्तान की बात बिल्कुल अलग है। मैं नेपाल के यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगा। नेपाल और भूटान हमारे मित्र देश हैं और वो करीबी हैं और हमें बड़ी डेलिकेटली उनको हैंडल करना पड़ेगा। और नेपाल मेरे ख्याल है कभी भी चीन को भारत के प्रतिकूल या भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि बॉर्डर लगते हुए नेपाल को मालूम है कि उसको नुकसान ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से जो खतरा है हमको वो 2-3 एरियाज में ज्यादा है। एक तो पाकिस्तान ने शुरू में जब देखा 1947 के बाद से ही उनकी फौज की कोशिश रही है कि वो हमारी फौज को हरा करके या उनको मतलब कि परे हटा करके अपनी जो एक टेरिटोरियल एम्बिशन है, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लें आप या पंजाब की बात कर लें या बेसिकली दोनों एरियाज यही हैं, या अगर चीन की सहायता मिल जाए तो वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, कि वहां पर कितने एरिया वो अपना हटा सकते हैं यहाँ पर। ये ऑलराइट सर। अब उसको जी एक चीज मैं और कहना चाहूंगा बस खाली यहाँ पर। सर। जब उन्होंने देखा कि वो सेना के बल के को काम में नहीं ला पा रहे हैं बल्कि हर बार हार रहे हैं, तो जो उन्होंने टेररिज्म की नीति इख्तियार करी है वो हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बन गई है और उसको डील करने के लिए चीन साथ नहीं देगा उनका, ये मेरे को पता है। ऑलराइट सर, प्लीज स्टे विथ मी। इससे पहले कि हैदर साहब के पास जाऊं, श्रुति मैम आपके पास आ रहा हूं। जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैं हैदर साहब के पास जब जाऊंगा तो उनसे भी समझना चाहूँगा कि पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी है, जैसा कि कोचर सर कह रहे हैं कि हमें तो ये बहुत हाई टाइम है दैट वी शुड बी प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द अपकमिंग्स। आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे देख रही हैं मैम इस पूरे मसले को? देखिए, जो आपने पॉइंट्स मेंशन करे थे आपकी रिपोर्ट के अंदर और जो हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्टर्स जो हैं बात कर रहे थे, वो सब पार्ट है चाइना का नेकलेस ऑफ पर्ल्स को लेके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स लेके, जो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि इंडिया को इकोनॉमिकली, मेरीटाइम परफॉर्मेंस में और नेवल परफॉर्मेंस में किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और साथ ही साथ वो अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सके। उसके अंदर उन्होंने एक नया मोती जो जोड़ने की कोशिश करी थी 10 साल पहले से, वो था नेपाल। क्योंकि अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि मैंडरिन तक पढ़ाने लग गए थे पीएम ओली के कार्यकाल के अंदर, आपके नेपाल के अंदर, क्योंकि बीआरआई के अंदर अंतर्गत उन्हें लगा कि मैंडरिन अगर बच्चे समझेंगे नेपाल के तो वो बीआरआई का हिस्सा आगे बढ़ के उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा मैंडरिन जानने से। तो इस लेवल तक जो है नेपाल चाइना के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा घुसने लग गया था स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंदर। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स का एक स्ट्रैटेजी अपनाया है जो उसके आउटर रिंग को एड्रेस करता है, जिसमें हमारे सिंगापुर के साथ, इंडोनेशिया के साथ, वियतनाम के साथ, ओमान के साथ, इवन ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट वाला जो हमारा है, ये सब हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स के अंदर स्ट्रैटेजी में आता है, जिससे हम ऑलरेडी अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उसको एड्रेस करें। इसमें मॉरिशस भी है एंड ऑब्वियसली चाइना का डेट ट्रैप जो है पिछले 10 साल में अनरेवल हुआ है। लोग जो नेशंस पहले आसानी से उनके हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले डेट्स में फंस जाया करते थे, वो सारे नेशंस जो हैं अब बाकी नेशंस एटलीस्ट थोड़े कॉशियस हो गए, क्योंकि इनका जो एक्चुअल फॉल डाउन हो रहा है वो आप पाकिस्तान में देखिए,
डेट में डूबा हुआ है चाइना के, उनको इनफैक्ट काफ़ी टेरिटरीज देनी पड़ जाती है, चाहे वो ओपनली बोले या ना बोले, चाहे वो ये माने या ना माने कि ग्वादर के आसपास वाला एरिया पीएलए के वहाँ पे लोग इस्टेब्लिश्ड है, कि वो माने या ना माने वो अलग बात है, पर ये एक स्ट्रैटेजी वहाँ है। सिमिलरली कोलंबिया के कोलंबो को देखूँ मैं तो जैसे उन्होंने वहाँ पे अपना पोर्ट उनको देना पड़ गया है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस चाइना के साथ डील में घुसना या फ्रेंडशिप में घुसना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद अमेरिका के साथ दोस्ती में घुसने से के बराबर ही घातक निकल रहे हैं लोगों के लिए। तो इसलिए बाकी नेशंस इंडिया को एज एन ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जो आपने टेररिज्म की बात करी है, आप देखेंगे तो उल्फा के जो है कमांडर बरुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम है, जो एक ही बचा है असम के अंदर टेररिज्म फैलाने वाला जो ग्रुप बचा है, वो कमांडर जो हैं उनको म्यांमार में शरण दी गई थी, उस रीजन के अंदर जो चाइना के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल में था। उनको वहाँ से जब आपका मोहम्मद यूनुस वहाँ पे जो इंटरिम हेड बन के बैठे थे, उन्होंने वहाँ पे वापस लाया गया, वहाँ स्थित किया गया बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के थ्रू अब वहाँ से ऑपरेशंस लॉन्च करने की बार बार कोशिश भी करी जा रही है। तो ये जो टेररिज्म वाला एंगल है, ये अनफॉर्चुनेट है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उसके अंदर ट्रेनिंग हम अगर इस तरह के बनेंगे, जिस तरह से पाकिस्तान अपने ही टेररिस्ट के हाथों मजबूर है, उसी तरह से बांग्लादेश भी अपने ही टेररिस्ट के हाथ मजबूर होगा। अगर आपने बीज बबूल का बोया होगा तो आपको आम नहीं मिलेंगे। अगर आप टेररिज्म अपने देश में फलने फूलने देंगे, एक दिन आएगा कि वही टेररिस्ट आपको बढ़ के भी काटेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो है, ये बांग्लादेश को इंटरनली हैंडल करनी पड़ेगी। हम एज अ मित्र देश जो है, हमारे पास, जैसे मैंने पहले भी कहा था, नलके की हम रखते हैं चाबी अपने पास हमेशा। हमारे पास वाटर एज वेपनाइजेशन तो नहीं बोलूँगी, वाटर एज अ डिप्लोमेटिक वेपन ज़रूर है, क्योंकि हम वाटर शेयरिंग करते हैं, रिस्पॉन्सिबली करते हैं। लेकिन अगर हम इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो हमारे जो हैं नेबर नेशंस जो हैं वो परेशान भी हो सकते हैं। तो देर आर मेनी डिप्लोमेटिक लेवल्स। कभी हम स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं, कभी हम टैप बंद कर देते हैं, कभी हम पोर्ट्स बंद कर देते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ किया था। तो ये छोटे छोटे लीवर्स हम घुमा के संदेश भेजते रहते हैं कि आप अपना जो इंटरनली कर रहे हैं करते रहिए, पर प्लीज़ डू नॉट टर्न इनटू अ टेरिटरी जहाँ पे इंडिया को आपसे थ्रेट फील हो। ये थ्रेट परसेप्शन हमारा ऑलरेडी है। हमारा जो चिकन नेक की बात वो करते रहते हैं, यूनुस जा के बार बार में 7 सिस्टर्स को कैप्चर करने की बात करते थे। ग्रेटर बांग्लादेश का ख्वाब देखने वाले यूनुस और ग्रेटर नेपाल का देखने वाला बालेन शाह, ये दो जन जो थे बहुत डेंजरस थे। तारिक रहमान ऑफ कोर्स डज नॉट से ग्रेटर बांग्लादेश, बट उनके साथ जो फैक्शंस जुड़ी रहती हैं या उनके साथ जो हमेशा टस में रहती हैं, वो ख्वाब तो उनका वही रह जाता है। सो ये दो फैक्शंस को ऑब्वियसली हम बहुत क्लियरली मॉनिटर करते हैं कि इनके अगले स्टेप्स क्या चल रहे हैं। सिर्फ रेटोरिक है, सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए तो हमें चल जाती है बात कि ठीक है, जो आपने उकसाना अपनी पब्लिक को उकसाइए, लेकिन इसके खिलाफ अगर आप स्टेप्स लेंगे तो जैसे चिकन नेक को आयरन कॉरिडोर बनाया, उसी तरह से नेपाल के बॉर्डर के ऊपर भी हमने सख्ती अपना ली है और अपनाते रहेंगे, जिससे हमारी उदारता को है जो लोग हमारी मजबूरी ना समझ लें। ऑलराइट मैम, ठीक है। हैदर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने तीनों पैनलिस्ट की बात सुनी। हैदर भाई, मैं इसलिए आपके पास आखिर में आया कि आप तीनों की बातें सुनकर एक कम्युलेटिव डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जो एंगल ये है कि चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है, वो हर कंट्री का राइट है। हर आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, हर देश दूसरे देशों से पैसे उधार लेता है, उनसे मदद लेता है, और बहुत सारी स्ट्रेटेजिक टाइप्स और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन दुनिया भर के देश आपस में करते हैं। लेकिन चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान में इतना पेनिट्रेशन किया है, ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो पोर्ट्स हैं, या CPEC का एग्जाम्पल लें, आपको ये नहीं लगता कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल होगी? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आप कर्ज के नीचे दब जाते हैं तो फिर आपको घुटन होने लगती है। आपको ऐसा नहीं लगता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अमित, मैंने आपके तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू बड़े तहम्मुल से सुनी है, और मुझे एक बात की हैरत है कि भारत क्यों ये सोचता है कि दुनिया का कोई भी मुल्क कोई भी काम करता है तो बुनियादी तौर पर उसकी बैकएंड पे अप्रोच ही होती है कि भारत के साथ इसका क्या लिंक है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो इसका भारत से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान अगर नेपाल के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं तो इससे भारत क्यों खौफ है? पाकिस्तान के अगर श्रीलंका से अच्छे ताल्लुकात हैं, इससे भारत को क्यों खौफ है? और आपका जो आज बड़ा एक तवील इंट्रो था उसमें आपने जिस तरह बताया कि सिंगल फ्रंट, टू फ्रंट नहीं, अब तो मल्टीपल फ्रंट्स से भारत को जो है वो खतरा है। जो जितने हमसाया ममालिक हैं भारत के, आपने उन सब के साथ गिनवा दिया कि पाकिस्तान, चाइना,
नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, इसके अलावा श्रीलंका, श्रीलंका। सबके साथ आपने गिनवा दिया कि भारत के ताल्लुकात क्यों खराब हैं और किस तरीके से भारत को यहाँ से जो है वो खतरा है। सबसे बुनियादी चीज अमित मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको अपनी गवर्नमेंट से पूछनी चाहिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या रही है गुज़िश्ता 12 साल में, कि आप कहते तो ये रहे कि हम विश्व मित्र हैं, लेकिन आपके इंट्रो से तो लग रहा है इस खित्ते में आपका कोई मित्र नहीं है। तो वो जो नेबर पॉलिसी थी वो फिर इसका मतलब है कि भारत की यहाँ पर कसूर है, भारत की अप्रोच गलत है। एक मुल्क गलत होगा, दो मुल्क गलत होंगे, हर मुल्क जो भारत का हमसाया है अगर वो भारत के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो इसका मतलब है कि उन ममालिक का कसूर नहीं है, यहाँ पर कसूर भारत का है, भारत की अप्रोच है, पहली चीज। दूसरा, जो यहाँ पर मैडम ने बात की, श्रुति मैडम ने, कि भारत जो है उस अपने हाथ में बड़ा कुछ रखता है, नलके की चाबी। मैडम मैं आपको बाकी ममालिक का तो हवाले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जिस नलके की चाबी आपके पास है ना, वो चाबी का इस्तेमाल आपने जिस दिन किया आपका बोर पे उठा देंगे हम यहाँ पर। और ये क्लियरली हम भारत को मैसेज दे चुके हैं, ये इसके ऊपर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। आप इसके ऊपर इसको सीरियसली इस पर गौर करें। ये वैसे भी मुनासिब चीज नहीं है जो जनरल साहब ने भी कहा। मतलब मैं जनरल राजन कोचर साहब से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो बांग्लादेश से मुतालिक बात करें जी कि चौवन दरिया जो है वो जाते हैं भारत से, तो भारत मतलब आप इंटरनेशनल लॉ को आप बात कर रहे हैं कि आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल लॉ को ऑनर नहीं करेंगे। भारत कौन सा कुछ तुरम खान है कि आप लोग जो है वो आप लोगों का जो दिल करेगा आप लोग करेंगे, और आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जी भारत के साथ जो है वो किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, आपने सिंगल फ्रंट, टू फ्रंट, मल्टी फ्रंट वॉर की बात की, आपके ऑथर हैं प्रवीण सानी साहब, किताब है उनकी द लास्ट वॉर। मैं सबको रेकमेंड करूंगा, इसके प्रोलोग के पहले 20 सफ़े पढ़िएगा। आपकी टू फ्रंट वॉर को तहस नहस करके रख दिया उन्होंने। आप मल्टीपल फ्रंट्स की वॉर की बात करते हैं, सिंगल फ्रंट था, पाकिस्तान के साथ लड़े थे गुज़िश्ता साल। अभी तक आप लोग अपने लोगों को जस्टिफिकेशंस देते फिर रहे हैं जी कि हमारे 36 थे, 36 पूरे हैं, इतने गिरे थे, वो उसने झूठ बोला था, वो एआई जनरेटेड वीडियो है। आपके अपने लोगों को, यानी आप अपने अनिल चौहान जो आपका सीडीएस था उसी को झूठा साबित करने पर तुले में है कि उसने जो ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था वो भी झूठ बोल रहा था। तो ये आलम है आप लोगों की, और असल में हैसियत ये है भारत की। तो छोड़ दे, इस अप्रोच से बाहर आए। हाँ, होना क्या चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए इस खित्ते में, सबका भला उसी सूरत में होगा अगर एक अच्छी अप्रोच के साथ जिसमें सबका जो है वो भला हो। जो मैं वो अक्सर वो कैंपेन भी इंडियन चैनल पे, सबका विकास, अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो फिर चीजें बेहतर होंगी। अगर आपकी अप्रोच ही इतनी नैरो अप्रोच है कि आप हर चीज को इस स्पेसिफिक एंगल से देखेंगे कि जी ये काम जवाब ले इसके लेते हैं साथ, ये आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं तो भारत की वजह से है, ये भारत को नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर मेरा ख्याल है आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ऑलराइट, जनरल कोचर, योर टर्न सर। मैंने हैदर साहब को एक्चुअली सुना है, मैं एक्चुअली कुछ चीज़ें उनको बताना चाहता हूँ जो वो शायद उनके जहन में नहीं आई। जब दो देशों के बीच में जंग होती है तो, और ख़ास तौर पे एक एट्रिशन वॉर होती है, बिकॉज एक तो जंग होती है कि आप देश के अंदर अपनी फौजी लेके घुस जाइए, तो आपकी जीत तभी होती है जब आपने टेरिटरी हासिल करी या आपने दुश्मन के सोल्जर्स को मारा, तो वो दो आपके पैरामीटर्स हो जाते हैं कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर दिया। तो भारत का क्या ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर में? भारत का ऑब्जेक्टिव था कि जो आपके जो 9 टेररिस्ट कैंप्स उनको खत्म करना, और वो ऑब्जेक्टिव भारत ने हासिल किया। दूसरी लड़ाई एस्केलेट हुई, तो एस्केलेट पाकिस्तान ने करी, और फिर हमने उनके 11 इसको एयरबेसेस को उसको डैमेज पहुंचाया। और पाकिस्तान की जो एक अवार्ड्स सेरेमनी थी उसमें तकरीबन 40 उनके जो उसको शहीद हुए थे उनको अवार्ड्स भी दिए गए थे। इसका मतलब कि इसको कैजुअलिटीज हुई थी पाकिस्तान की काफ़ी। सीज फायर किसने मांगा? इसको पाकिस्तान ने मांगा। तो इसको जंग कौन जीता? अब आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोई भी देश अगर वो जंग को जीत रहा होता है वो सीज फायर नहीं मांगता। कोई भी देश जब एक अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेता है तो वो सीज फायर नहीं मांगता, बिकॉज अब वो अपना एक इसको डोमिनेंस अपनी इसको दिखाना चाहता है। पाकिस्तान ने इसको दोनों चीज़ें हमसे मांगी, और इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर का जो हम बोलते हैं 4 दिन की लड़ाई में, तो एक्चुअली बेसिकली उसमें आप
इसको बहुत मुश्किल होता है इसको बोलना कि कौन जीता कौन हारा, बट ये एक फैक्चुअल आपकी पोजीशन है। आज अगर मैं आपको ईरान वॉर का अगर मैं जिक्र करूं, मैं अमित रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ जनरल साहब की इतनी गुफ्तगू को। हाँ ठीक है, If you allow me. इनको बोल लेने दीजिए। आई कम टू यू हैदर भाई, आई कम टू यू, आई जी, कम please. टू अब आप ईरान वॉर को मैं आप बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं कि ईरान वॉर कौन जीता। और रमित, हैदर के बोलने से पहले जरा मेरे को मौका दीजिएगा। ओके प्लीज। इसको ऑब्जेक्टिव क्या था अमेरिका का, वो उसने हासिल नहीं किया। इसको क्या वो लड़ाई जीत गया क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव तो हासिल नहीं हुए। इसको सीज फायर किसने मांगा, अमेरिका ने मांगा। तो अमेरिका कैसे बोल सकता है लड़ाई अमेरिका जीता है। सो ये एट्रिशन वॉर के कुछ डेफिनेशंस होते हैं, दैट हु इज टू बी क्रेडिटेड विद असेंडेंसी इन द वॉर। तो इसीलिए बिकॉज ये कन्वेंशनल वॉर तो था नहीं, इट वाज समथिंग लाइक सिंदूर ओनली। तो ये मैं एक आपको एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ, उसके बारे में आप ये उसको गौर कीजिए। और एक लास्ट पॉइंट मेरा है, आपने जिक्र किया, अब आप देखिए इसको टेररिज्म और FATF की ग्रे लिस्ट में कौन था, इसको क्या भारत था। टेररिस्ट कैंप्स जो पाकिस्तान में है क्या वो अभी भी है, इसको क्या आप ये हमको राइटिंग में दे सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट कैंप नहीं है। और आपके FATF में आप 5 साल के लिए क्यों गए और उसकी वजह क्या थी। और आज अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके ऊपर हमला कर रहा है, उसको किसने बनाया, इसको क्या आपने बनाया। तो ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपके पास है पर आप बोलना नहीं चाहते। बिकॉज आप जब ये इंडियन चैनल्स पे आते हैं तो आप बस इसको इंडिया बैशिंग करते हैं खाली। बिकॉज जिस दिन पाकिस्तान ने अपने इसको गिरबान में झांक के देखा, इसको पाकिस्तान में उस दिन से बेहतरी आएगी। बट पाकिस्तान अपने गिरबान में नहीं झांकता है, दूसरों को इल्जाम लगाता रहता है। आप अपनी इकोनॉमी को देख लीजिए, आपकी इंडस्ट्री क्या है, और आपके जो एक फौजी फाउंडेशन है, आपकी फौज एक फौजी फाउंडेशन चलाती है। कोई भी फौज ऐसी फाउंडेशन वर्ल्ड में नहीं चलाती, बिकॉज आप इसको वहां पे कमर्शियल है, आप अपने पैसे बना रहे हैं, आप अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को इसको बड़े बड़े औहदों पे रखते हैं वहां पे, और आपके PSUs आर ऑल मैन्ड बाय रिटायर्ड ऑफिसर्स। आपकी प्रॉपर्टी जो आपके इसको आर्मी ऑफिसर्स की है वो सारी आपकी USA में और आपकी लंदन में, और आपका मुशर्रफ को उसको भागना पड़ा उसको पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रन्स अवे फ्रॉम पाकिस्तान। और ये लास्ट पॉइंट है, आपकी कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं टिकी। तो अगर आप इन चीजों का जायजा आई थिंक बेटर लेंगे रादर देन स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया के इंडिया आपके इसको देश के अंदर टेररिज्म कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमकाना कर रहा है, ये आपका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। POK इज योर लेटेस्ट एग्जांपल। ऑलराइट, जो वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं उसको जो जिम्मेवार कौन है उन प्रदर्शन के। सर तो मैं ये मिस्टर साहब के पास जा रहा हूँ, आप उसके बाद हैदर भाई मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मिस्टर साहब हैज टू लीव फॉर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्लीज गो अहेड सर। देखिए, अभी हैदर साहब ने बात करी कि भारत अपनी दोस्ती बढ़ाना नहीं चाहता है। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान हमारी जो बाकी मुल्कों से दोस्ती है उसके बारे में फिक्रमंद ना हो, हमारी दोस्ती उनसे बनी रहेगी। चाइना से हमारी दोस्ती कभी ऊंची कभी नीची चलती रहती है। अभी NSS की मीटिंग हुई दिल्ली में, तो वहां पर भी ये जाहिर हो गया कि चाइना भी चाहता है कि भारत से रिश्ते और मजबूत हों। मैं उनकी बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान की ही बात करूंगा खाली यहाँ पर इनसे, क्योंकि पाकिस्तान से हमने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो आप जरा खुद सोच लीजिए हैदर साहब कि पाकिस्तान का रवैया क्या रहा। कारगिल अभी भी याद है, लाहौर याद है आपको, तो बालाकोट याद है आपको, उड़ी में जो हमले हुए वो याद है। अगर आपने 1948 से 1965 से 1971 से सबक नहीं लिया और उसके बावजूद आपने टेररिज्म का, आतंकवाद का रास्ता इख्तियार किया, आतंकवाद का रास्ता इख्तियार किया खाली भारत के लिए नहीं, तालिबान क्रिएट किया, वही तालिबान आपको अफगानिस्तान से परेशान कर रहा है। तो दोस्ती का हाथ हमने हमेशा बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान अपने आप को पता नहीं क्यों मजबूर समझता है। उसको लगता है कि भारत से दोस्ती बढ़ाने में वो नीचा पड़ जाएगा। पाकिस्तान की दिक्कत खाली यही है कि पाकिस्तान 1947 के बाद से अलग होने के बाद उसकी कोशिश हमेशा ये रही है कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली
मिलिटरीली अपने आप को भारत से ऊंचा दिखाए, ऑलराइट। वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए। अगर दोस्ती करनी है, हाथ हमारा मौजूद है दोस्ती करने के लिए, लेकिन दोस्ती के बहाने ये पीठ में खंजर ना भोंकिए, आतंकवाद ना कीजिए। आप दोस्ती का रास्ता देखिए ठीक से ना, तो दोस्ती बन जाएगी। ठीक अगर है, आप दोस्ती नहीं दिखाएंगे तब दोस्ती नहीं बन सकती है। ऑलराइट सर, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हुए हैं। हैदर साहब, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए दोनों केस को, फिर मैं श्रुति मैम के पास जाऊंगा। हैदर साहब। ओके फाइन। अच्छा अमित, जैल साहब ने भी बात की थी कि ये एट्रिशन वॉर थी, ये इसमें इस चीज को देखना कि कौन जीता था कौन हारा था बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर आप लोगों के लिए इसलिए मुश्किल हो रहा है कि जिस अप्रोच के साथ आप लोगों ने ये सब कुछ किया, आप लोग उसको मुंह की खाना पड़ी। जनरल साहब ने कहा जी कि हम लोगों ने 9 टेरर कैंप्स पर कोई यहाँ पर टारगेट किया, आप लोगों ने टेरर कैंप्स के नाम पर यहाँ पर मासूम और निहत्ते खातीन और बच्चियों को यहाँ पर शहीद किया। आपने कहा जी कि पाकिस्तान ने वॉर एस्केलेट की, यानी आपकी अप्रोच ये है कि आप पाकिस्तान पर हमला करें और बदले में आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वेरी गुड जी आपने यहाँ पे कार्रवाई कर दी, चले ठीक है अब आप अपने करते हैं। आपने पाकिस्तान का जो जवाब देखा, उसके बाद जो सीज फायर की बात है जनाब, आप लोग गड़गड़ाए, आप लोग गए सीज फायर के लिए, क्योंकि पहले ही हल्ले में हमने आपके जहाज जमी बोस किए। फिर जब आपने हमारी एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश की, 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस आप लोगों की भूनी, और उसके बाद जब आपका S-400 भी हमने 2 तबाह किए, जो अब आप लोगों ने एक स्क्वाड्रन नया मंगवाया है, तो आप लोग की वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी थी ना, उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो आपके सारे चैनल्स ने दिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता। क्यों? भारत के पास रह ही कुछ नहीं गया था। यह हमारा बड़ापन था कि हम लोगों ने आप लोगों को उस वक्त छोड़ा, चलिए, ठीक क्योंकि है। हम नहीं चाहते थे कि चीजें मजीद खराब हों। आपका और 1 मिनट पूरा हुआ आप- हैदर भाई, 1 मिनट पूरा हुआ। उसके बाद 1 मिनट मैं श्रुति मैम को दूंगा, और जनरल साहब पहले आप खत्म करिए, फिर मैं श्रुति मैम के पास जाऊंगा। जनरल साहब, 71-65 करगिल याद नहीं है हैदर भाई को, लग रहा है। आई विल टेक ओनली 20 सेकेंड्स। मैं हाँ। इतना लंबा नहीं बोलूंगा इसको। आई जस्ट स्पीक ओनली 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अब इसको ये है कि इसको पाकिस्तान अगर समझता था वो लड़ाई जीत रहा था, तो उसने उसको सीज फायर की हाँ क्यों करी? तो ये इसको समझने सेम वाली बात क्वेश्चन है मेरा कि आपसे, सेम क्वेश्चन मेरा आपसे, नहीं, आपने बोल लिया। मैं सेम आई सवाल जस्ट मेरा आपसे है। ट्राइंग टू क्लैरिफाई टू यू। एंड इसको सेकंड एस्पेक्ट इज, देखिए आप इसको भारत की ताकत को नहीं जानते। आपकी जो फौज है, इट इज हाफ द। यही तो मिसकंसेप्शन है आप लोगों की। आप हैदर भाई कोई सुनिए, मसला हैदर भाई सुन लीजिए, लेट हिम नहीं है। कंप्लीट, मेरे ये पास ज्यादा मसला वक्त आप लोग नहीं। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। आप अपने जो थिंक टैंक्स के पास जो आपका डाटा है, या आपका जो पॉसिबली आईएसआई या पाकिस्तान आर्मी आपको डाटा देती होगी, आप उनसे पता कर लीजिए। आपकी जो फौज हमारी फौज के सामने नहीं टिक सकती है। इट इज अ फैक्ट, एंड दैट इज व्हाई ये जो आप अपनी इसको पॉलिसी अपना करते हैं ना, ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये एक्चुअली किसने बोला था? जियाउल हक। जियाउल हक। तो आप जरा एक बार हिस्ट्री पे तो जाइए ना, कि ठीक आप है, इसको श्रुति मैम। अपनी सोच को जब तक नहीं बदलेंगे, सर, कैसे हाँ। बदलेंगे आप? मुझे बताइए। श्रुति मैम, आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने इनकी संसद में कहा था कि जो बलूची विद्रोही हैं वो पाकिस्तानी सेना से ज्यादा मॉडर्न है, ज्यादा इक्विप्ड हैं। तो जो बलूच विद्रोहियों से जो सेना मुकाबला नहीं कर सकती, वो इंडियन आर्मी से कैसे करेगी? मुझे लगता है हैदर भाई बिल्कुल स्टडी नहीं करते अपने नेताओं के बयान। तो अमित जी, मुझे ना इनकी फेक नैरेटिव पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना, क्योंकि एक तो ये रिकॉर्डेड है कॉल, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करके सीज फायर तो रिलीज रिक्वेस्ट कर करी। दें वो कॉल, वो तो रिलीज उससे कर दें हम वो बात कॉल। ही नहीं करेंगे। जो सुनिए, सोफिया हैदर भाई कुरैशी सुनिए, का ये जो सुनिए हैदर भाई इसे सुनिए, निकालते सुनिए। हैं, क्योंकि ये उस वही वीडियो तरीके हैं उस अपनी वीडियो को लोगों को फैक्ट बेवकूफ चेक भी बनाने किया के, जा जो आप चुका कर है। रहे हैं। सुनिए, हैदर इनके भाई जो सुन लें, गिराने वाले जो ख्वाब हैं, उन सबके वीडियोस को भी सब हम फैक्ट चेक कर चुके हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यूअसली फैक्ट चेक समबडी हु वांट्स टू बिलीव इन द रॉन्ग। अगर आप किसी मिथ्या कथा में अपना विश्वास रखते हैं, तो आपको मुझे ये बात बताना कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप उससे आगे देखना नहीं चाहते हैं। इससे आगे हम जरा वो उस पे आ जाते हैं जो स्टेटमेंट इन्होंने मेरी कोट करके कही थी कि भाई वेपनाइज करता है इंडिया वॉर, और आपको पता है हम फोड़ देंगे, हम मोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जी जो हैं वो आपके जाके आपके पार्लियामेंट बोले थे कि खून पानी बहेगा नहीं तो खून बहेगा, ऐसे करके उन्होंने कहा था। अभी कुछ महीने के बाद अब वो जाके बोल रहे हैं हम सेंट्रल एशिया से ले लेंगे पानी। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो है ना, बात उनकी पार्लियामेंटेरियंस भी अपनी बातों से पलट जाते हैं हर 5 सेकंड के अंदर। अभी पाकिस्तान की पॉलिसी जो है एक्सटर्नलाइजिंग ऑफ इंटरनल प्रॉब्लम। अभी पीओजे के पश्तून, केपीके, अफगान, तालिबान, आपका सिंधी और इनके बलूची, ये सब इनसे पहले बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं।
तो भटकाने के लिए अभी ख्वाजा आसिफ जी ने नया शुरू कर दिया है कि भाई अगर हमारी कभी सिक्योरिटी जो है वो जाएगी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट से खराब जाएगी, तो हम इंडिया से वॉर भी लड़ सकते हैं। तो ये जो है इनका इट्स अ रिकरेंट थीम, हम इस थीम को पहचानते हैं और जानते हैं। ये बोलते हैं कि इंडिया जो है अपने नेबर्स के साथ बन के नहीं रहता। ये लोग वहां जब मोहम्मद यूनुस जाके बैठे थे, तब जाके जब मिले थे, उसके बाद आसिफ मुनीर का स्टेटमेंट था। जेंटलमैन, बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति मैम, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू जनरल साहब, थैंक यू सो मच। हैदर भाई